हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसके हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, यानी कि जो मेडिसिन है उसमें जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कैसे यूज़फुल है। तो जिसका हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा था, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो कैसे बनता है, तो वो हमने देखा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जीन थेरेपी। तो थेरेपी का क्या मतलब है? ट्रीटमेंट, यानी कि जीन थेरेपी क्या है? कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जिसके हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी की एक सिंपल डेफिनेशन क्या है? करेक्शन ऑफ जीन बाय डिलीवरिंग ऑफ नॉर्मल जीन, यानी कि कोई जीन जो फिर डिफेक्टिव है, ठीक है, उस जो नॉन फंक्शनल जीन है, जो डिफेक्टिव जीन है, उसको रिमूव करके हम क्या करते हैं, एक फंक्शनल जीन इंसर्ट करते हैं उस सेल या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। यानी कि जो नॉन फंक्शनल जीन था उसका काम करने के लिए उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल जीन इंसर्ट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी, यानी कि करेक्शन ऑफ जीन डिलीवरिंग बाय या फिर इंसर्टिंग बाय अ नॉर्मल जीन। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ अ पर्सन इज बॉर्न विद अ हेरिडिटरी डिजीज, कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिजीज। तो क्या कोई जो पर्सन है जो हेरिडिटरी डिजीज़ के साथ बॉर्न हो रहा है, क्या हम उसको करेक्ट करने के लिए कोई थेरेपी है इस डिजीज़ को, जो कि हमें हेरिडिटरी डिजीज़ यानी कि जो बाय बर्थ मिल रही है, उस डिजीज़ को हम क्योर कर सकते हैं? जीन थेरेपी इज़ एन अटेम्प्ट टू दिस। तो जो जीन थेरेपी है, हम उससे ये जो हेरिडिटरी डिजीज़ है उसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। जीन थेरेपी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड या एम्ब्रियो। तो जीन थेरेपी क्या है? कलेक्शन ऑफ मेथड है जो क्या करता है, अलाउ करता है करेक्शंस को, यानी कि जो जीन डिफेक्ट है उनको करेक्ट करता है जब हम उनको चाइल्ड या फिर एम्ब्रियो में क्या कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं। Here, genes are inserted into a person's cell and tissue to treat a disease। में क्या किया जाता है, जो जीन्स हैं उनको इंसर्ट किया जाता है पर्सन्स की सेल या फिर टिश्यू में उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। तो हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स के जीन पाए जाते हैं, फंक्शनल जीन्स एंड नॉन फंक्शनल जीन्स। जो फंक्शनल जीन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, एंड जो नॉन फंक्शनल जीन है वो क्या करते हैं, जो बॉडी की फंक्शनैलिटी है उसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं या फिर कोई भी दिक्कत या फिर देखने को मिलेगी जो नॉन फंक्शनल जीन होंगे उसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये जेनेटिक डिफेक्ट है इसको कैसे करेक्ट करते हैं, बाय डिलीवरिंग अ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल और एम्ब्रियो। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो फंक्शनल जीन है उसको इंसर्ट करते हैं जो इंडिविजुअल है या फिर एम्ब्रियो है उसके अंदर। फंक्शनल क्या होता है, नॉर्मल जीन होता है, ठीक है। उसको इंसर्ट करते हैं किसकी जगह पे, जो नॉन फंक्शनल जीन है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है उसके बदले में, ठीक है। तो यही होता है डिलीवरिंग ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शंस, ताकि वो फंक्शन नॉर्मली करने लगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो नॉन फंक्शनल जीन था वो कैसा हो जाता है, अलग हट जाता है, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा होता है। इसीलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शनल जीन ऐड कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with a adenosine deaminase deficiency। तो फर्स्ट जो केस था क्लिनिकल जीन थेरेपी का वो दिया गया था 1990 में एक 4 साल की जो बच्ची थी उसके ऊपर, ठीक है। उसमें क्या थी, जो एडोनिसिन डीएमिनेज एंजाइम थी उसकी डेफिशिएंसी थी, तो उसी को ट्रीट करने के लिए उन्हें दी गई थी क्लिनिकल जीन थेरेपी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एडीए है, यानी कि एडिनोज डीएमिनेज जो एंजाइम है वो क्या फंक्शन करती है, ठीक है। जो ये एडीए है ये क्या करती है, हेल्प करती है हमारे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग में, ठीक है। अब ये तो जो ये एडीए है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। और जो ये एडीए डेफिशिएंसी इसका क्या कारण है, क्यों होती है ये, क्योंकि जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ना एडीए के लिए वो डिलीट हो जाता है या फिर वो प्रेजेंट ही नहीं होता, जिसकी वजह से ये एडी की डेफिशिएंसी हो जाती है।
तो रीड करते हैं, दिस एंजाइम इज़ क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। तो ये जो एंजाइम है ADA, ठीक है, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ये क्या करती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करती है। एंड द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज। और जो ये कॉज है, मतलब कारण है जो ADA डेफिशिएंसी का, वो क्या है, जो ये जीन है रिस्पॉन्सिबल है ADA के लिए, वो कैसा हो जाता है, डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से ये डेफिशिएंसी हो जाती है। इन सम चिल्ड्रंस ADA डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच फंक्शनल ADA इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। तो जो ये ADA डेफिशिएंसी है, इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है। कुछ चिल्ड्रंस में तो क्या होता है, जो ADA डेफिशिएंसी है उसको क्योर किया जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से। एंड जो अदर्स हैं उनमें क्या किया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से, जिसमें क्या होता है, ये जो ADA है वो फंक्शनल ADA दिया जाता है पेशेंट को इंजेक्शन के थ्रू। तो मेन बात ये है कि जो ये ADA डेफिशिएंसी है हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स क्यों करती है, क्योंकि क्या होता है, जो ADA डेफिशिएंसी है इसकी वजह से जो हमारा लिम्फोसाइट है वो प्रोलिफरेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो T सेल्स हैं वो नहीं बन पाती हैं, जो कि क्या करती है, आगे इन्फेक्शन कॉज होने के चांस जिसकी वजह से बढ़ जाते हैं। कि जो T लिम्फोसाइट होती है ना, वही हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और जो T लिम्फोसाइट होती हैं वही क्या करती हैं, डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर वो ही नहीं रहेंगी तो फिर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसको हम क्योर कर रहे थे डेफिशिएंसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा, यानी कि जो फंक्शनल AD है उसको हम लोग क्या करते, पेशेंट के अंदर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर रहे थे। बट द प्रॉब्लम विद द बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। लेकिन इसके साथ ये क्या प्रॉब्लम थी कि जो दोनों ही जो अप्रोच थी वो कैसी थी, कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं थी, यानी कि टेम्परेरी थी ये, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, कोई परमानेंट इलाज चाहिए था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है उसमें क्या होता है। तो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में बोन के अंदर पाए जाने वाला जो टिश्यू होता है, जिसके अंदर जो स्टेम सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो डैमेज्ड बोन मैरो है ना, उनको रिप्लेस किया जाता है इसमें हेल्दी बोन मैरो से, ठीक है। हेल्दी बोन मैरो स्टेम सेल से क्या करते हैं, जो डैमेज्ड बोन मैरो स्टेम सेल है उनको रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन ये क्या था, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं था, इसीलिए हमने सेकंड ऑप्शन देखा था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें क्या होता है, जो पेशेंट की बॉडी होती है उसमें डायरेक्टली जो फंक्शनल ADA एंजाइम है ना वो इंजेक्ट की जाती है इंजेक्शन से, ठीक है। तो ये जो दूसरा इलाज था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये भी टेम्परेरी था, ठीक है। इसीलिए अब हमने जो पहला कदम है वो बढ़ाया था जीन थेरेपी की तरफ। एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी, lymphocytes from a blood of the patient are grown in a culture outside of the body। तो इसमें क्या करते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ना उनको निकालते हैं पेशेंट के ब्लड से, यानी कि लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट ब्लड्स आर एक्सट्रैक्टेड। फिर हम उसको क्या करते हैं, बॉडी के बाहर कल्चर करते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं। A functional ADA cDNA using a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes which are subsequently returned to the patient। तो जब हम इन लिम्फोसाइट को बाहर कल्चर कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, फिर हम इनमें डालते हैं फंक्शनल ADA जीन, ठीक है, जो कि बॉडी में फंक्शनल ADA प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ADA जीन क्या करता है, इसे हम वेक्टर यानी कि जो वायरस है यहाँ पे, उस वेक्टर के थ्रू लिम्फोसाइट्स में डाल देते हैं। क्योंकि जो हम करते हैं, क्या करते हैं, हम जैसे RDNA में देखते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में, उसमें क्या होता है, एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर पे हम लोग क्या करते हैं, जीन जोड़ देते हैं। उस जीन से क्या होता है, फिर हम उसको बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, फिर वो बैक्टीरिया क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और बहुत सारी जो जीन्स हैं वो बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो ADA जीन है इसको हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं। तो ये जो वेक्टर है इसको हम लोग क्या करते हैं, लिम्फोसाइट में डाल देते हैं। अब ये जो लिम्फोसाइट है इनको वापस हम पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल देंगे, तो फिर इससे क्या होगा, परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा जेनेटिक लेवल पे। तो जो फंक्शनल ADA है वो हमारी बॉडी में अब बनना स्टार्ट हो जाएगा।
However, as these cells are not immortal, the patient require periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. However, if the gene isolated from marrow cells producing ADA is introduced into the cell at early embryonic stage, it could be a permanent cure. तो अब जो ये लिम्फोसाइट्स को हमने पेशेंट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो ये जो सेल्स हैं ये कैसी हैं, अब इमॉर्टल नहीं है, यानी कि ये मरती नहीं है। तो जो पेशेंट है उसको जो पीरियडिकली जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको ट्रांसफ्यूज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो अपने आप ही जो एडीए फंक्शनल एडीए है वो बनाने लग जाएगी, जिससे ये जो डिजीज़ है वो क्योर हो जाती है परमानेंटली। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन के अंदर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का क्या मतलब है कि जो किसी बीमारी है उसके लिए आमतौर पर क्या किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाते हैं। जैसे कि कोई बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो हम उनके लिए कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ताकि जो ये टेस्ट हैं इनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जो पैथोजेंस हैं इनकी प्रेजेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि जो पैथोजन है इनकी वजह से जो ये बीमारी हो रही है, तो वो जो पैथोजन है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। लेकिन इसका जब रिज़ल्ट मिलता है ना, तब तक उस ब्लड के अंदर जो पैथोजन्स हैं उनका कंसंट्रेशन काफ़ी हाई हो चुका होता है, क्योंकि जो ये बीमारी है वो काफ़ी हद तक फैल जाती है। क्योंकि जो ये टेस्ट करवाते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट, इनमें क्या होता है, ये तभी अपना रिज़ल्ट देते हैं जब पैथोजेंस का जो अमाउंट होता है, कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होता है कि जो बीमारी है वो काफ़ी हद तक मतलब पहुंच जाती है, क्योंकि उसमें अर्ली स्टेज में ये जो पैथोजन है वो उन टेस्ट के अंदर नहीं दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका अमाउंट बहुत, कंसंट्रेशन जो बहुत है वो कम पाई जाती है। इसीलिए हम लोग अब जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है वो करते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का क्या मतलब है, जेनेटिक लेवल पे डायग्नोस करना, यानी कि जो हमारा पीसीआर टेस्ट है और जो एलिसा टेस्ट है वो करवाते हैं। क्योंकि जो ये पीसीआर और एलिसा टेस्ट है ना, इनकी हेल्प से हम किसी भी बीमारी को बहुत ही जो अर्ली स्टेज है उसमें ही डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो ये बीमारी है वो ज़्यादा नहीं फैल पाएगी, क्योंकि हमें उस बीमारी का अर्ली स्टेज में ही पता चल जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर पीसीआर एंड एलिसा टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब रीड कर लेते हैं एक बार। You know that for effective treatment of a disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. तो जैसा कि आप जानते हो, जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, जो इफ़ेक्टिव इलाज है किसी डिज़ीज़ का, उसके लिए हमें क्या चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि उस बीमारी का पहले ही पता लग जाना। ठीक है, और जो पैथोजन ये डिज़ीज़ कॉज कर रहा है उसकी हमें जो फिजियोलॉजी है उसको समझना, ये हमें चाहिए। किस लिए, अगर हमें किसी भी बीमारी को क्या करना है, इफ़ेक्टिवली ट्रीट करना है। Using conventional method of diagnosis, serum and urine analysis etc, early detection is not possible. तो जो हमारे पुराने मेथड्स चलते आ रहे हैं डायग्नोसिस के, जिसमें हम करते हैं सीरम टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो अर्ली डिटेक्शन है किसी भी डिजीज़ का वो नहीं दे पाते। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। तो अब जो हमने, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो हम लोग ये यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें क्या होता है, पैथोजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पैथोजन्स की प्रेजेंस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन टेस्ट के अंदर। लेकिन इसमें क्या होता है, तो जो बीमारी है वो काफ़ी हद तक फैल जाती थी। तो इसीलिए तो कुछ जो टेक्निक्स हैं वो क्या करती हैं, सर्व करती हैं अर्ली डायग्नोसिस को। ठीक है, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है, एंड जो एलिसा टेस्ट है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी डिजीज़ को अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। यानी कि उस बीमारी के फर्स्ट जो फेस है, अर्ली जो डिटेक्शन है वो हम लोग कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, जो पैथोजन है वो ज़्यादा नहीं फैल पाता और बीमारी नहीं बढ़ पाती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं इन जो टेक्निक्स हैं उनकी हेल्प से। प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptoms.
तो जो प्रेजेंस है पैथोजन की वो हम कब पता लगा सकते हैं, जब पैथोजन है ना वो कुछ डिजीज़ के सिम्टम्स देने लगता है, उसके बाद हम पता कर सकते हैं कि जो ये डिजीज़ हम में हो चुकी है। बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज़ ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। तो इस समय तक क्या हो जाता है कि जो पैथोजन्स का जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है। However, very low concentration of a bacteria or virus at a time when a symptoms of disease are not yet visible can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR। तो इसीलिए अब जो ये कन्वेंशनल मेथड था उसको हमने पीछे छोड़ के हमने क्या किया है, आगे जो ये PCR वगैरह है इनका यूज़ स्टार्ट किया। तो अब जो ये PCR है इसमें क्या होता है, वेरी लो कंसंट्रेशन में जो पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं उनमें अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तो ये PCR है ना, ये क्या है, एक चेन रिएक्शन है। जो चेन रिएक्शन क्या होती है, जैसे एक का 2 हो गया डबल, डबल का क्वाड्रेट यानी 4 हो गए, तो ऐसे ये क्या है बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या ये रिएक्शंस चलती रहती हैं चेन में, तो इसीलिए इनको बोलते हैं चेन रिएक्शंस। तो PCR में क्या होगा, जो ये बैक्टीरिया वायरस जो पैथोजन है इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, यानी कि जब डिजीज़ के सिम्टम्स विजिबल नहीं होते हैं हम उस समय भी एम्प्लीफिकेशंस के द्वारा जो न्यूक्लिक एसिड है पैथोजन्स की, उन न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन करते हैं PCR के थ्रू। जिससे क्या होता है, जो पैथोजन का कंसंट्रेशन है वो तो उतना ही रहता है, ठीक है, लेकिन जो उसका न्यूक्लिक एसिड है उसको हम लोग एम्प्लीफाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये सिग्नल मिल जाता है कि ये वाला जो न्यूक्लिक एसिड है जो दिख रहा है उसमें, उससे क्या है जो वायरस है वो कौन सा वायरस है, ठीक है, और कौन से वायरस होने के चांसेस हैं। तो फिर हम उस जो वायरस या फिर पैथोजन है उसका पता लगा सकते हैं। तो फिर जो डिजीज़ है जिसका हमें पैथोजन मिला है तो फिर उस पर्टिकुलर डिजीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम उस बीमारी को क्योर होने के लिए चांस बहुत बढ़ जाते हैं, यानी कि हम उस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient. It is being used to detect mutations in gene in suspected cancer patient too. It is a powerful technique to identify many other genetic disorders. अब तो जो ये PCR है इसको हम लोग और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इसको रूटीनली यूज़ कर सकते हैं जो HIV पेशेंट हैं उनको HIV डिटेक्ट करने के लिए, और जो म्यूटेशंस हैं जीन्स के अंदर जो कैंसर सस्पेक्टेड जो पेशेंट हैं उनके अंदर उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये क्या है, एक पावरफुल टेक्निक है आइडेंटिफाई करने के लिए जो बहुत से जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको भी। ठीक है, A single-stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells, followed by detection using autoradiography. The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complementarity with the mutated gene. तो अब क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड जो DNA है फिर RNA उसको टैग किया जाता है कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं प्रोब। फिर उसको जो हाइब्रिडाइज करेंगे तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA है वो आके जुड़ेगा, जिसकी वजह से हमें जो ऑटो रेडियोग्राफी है उस पर हमें डिटेक्ट होगा वो जो पैथोजन है फिर वायरस वो प्रेजेंट है या फिर नहीं उसके बारे में। तो इससे क्या होगा, जो म्यूटेटेड जीन है वो अपीयर नहीं हो पाएगा फोटोग्राफिक फिल्म पे, क्योंकि जो प्रोब है वो जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी DNA या फिर RNA है उससे नहीं जुड़ा है, यानी कि यहाँ पे कोई म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट नहीं था। और इसको हम लोग डिटेल में एक बार आगे देखते हैं, एलिसा टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तब। तो एलिसा इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। तो जो ये एलिसा टेस्ट है इसको यूज़ किया जाता है एड्स को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, जब अर्ली स्टेज में अगर हमें जो HIV वायरस है उसको डिटेक्ट करना है तो हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, एलिसा टेस्ट। और जो ये एलिसा टेस्ट है वो बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर। ठीक है, यानी कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, जो उस एंटीजन की जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। Infection by pathogen can be detected by the presence of antigens, proteins, glycoproteins etc. or by detecting the antibody synthesized against the pathogen. तो अब हमें अगर किसी भी पैथोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है तो इसके दो तरीके हैं। ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं उसको चेक करके, या फिर हम ये डिटेक्ट करें कि उस पेशेंट के अंदर एंटीजन की प्रेजेंस है या फिर नहीं। क्योंकि अगर एंटीजन की प्रेजेंस है तो इससे तो हमें पता चल ही जाएगा
कि ये जो पैथोजन है वो प्रेजेंट है, या फिर हम उस जो, क्योंकि अगर एंटीजन उसके अंदर गया है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी होंगी, तो इसीलिए हम एंटीबॉडी की प्रेजेंस से भी ये पता कर सकते हैं कि जो पैथोजन है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं बॉडी के अंदर। तो अब हम इसको कैसे चेक करते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया था, उसको हम यहाँ पे एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि जब पेशेंट की ब्लड से हमने क्या किया, एक बार हम लोग एंटीजन निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उस एंटीजन के जो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी को हम लोग अप्लाई करेंगे उस सरफेस पे। तो क्या होगा, जो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग होगी तो हमें पता चलेगा कि जो एंटीजन या एंटीबॉडी बाइंड किया है या फिर नहीं। तो अगर हमें ये पता करना है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड किया है या फिर नहीं, तो उसके लिए हम क्या डालेंगे, एक एंजाइम को ऐड करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो एंटीबॉडी है उसके साथ हम जब एंजाइम को ऐड कर देंगे तो फिर वो एक कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कलर चेंज होने की वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो बाइंड हो चुके हैं। और फिर इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर वो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हो गए हैं तो हमें पता चल जाए कि ये कौन सा जो वायरस या फिर पैथोजन था वो प्रेजेंट है उस ब्लड के अंदर, जिससे हम क्या करेंगे, उस जो बीमारी है उसको क्योर कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है एलिसा टेस्ट के अंदर। तो ऐसे ही इसमें क्या हो रहा था, ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोग आइसोटोप का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोब है उसका क्या मतलब है, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ऑटो रेडियोग्राफी से, तो ये ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट होगा क्योंकि ये कलर देगा, ठीक है। और कलर जिससे मैच हो जाएगा उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो एंटीजन है या फिर जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, डीएनए है, वो उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम उससे पता कर सकते हैं कि ये कैंसरस जीन है या फिर म्यूटेशंस हुई है यहाँ पे, तो हम उसको डिटेक्ट ऐसे कर पाते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से भी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम न्यू वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।